हेलो एवरीवन, मैं रोटरैक्टर डॉक्टर शाल्वी शाह आप सभी का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पूरा वर्ल्ड आज कोरोना की महामारी से गुजर रहा है और इस बीच पिछले 4 महीने से रोटरी क्लब ऑफ अहमदाबाद वासना एंड रोटरी क्लब ऑफ अहमदाबाद वासना लगातार जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनको मदद करने के लिए और कोरोना के लिए अवेयरनेस स्प्रेड करने में लगे हुए हैं। आप सभी को पता होगा कि कोरोना की ये जो इलाज है उसमें एक नई थेरेपी इंट्रोड्यूस हुई है जिसका नाम है कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी, जो कि काफ़ी न्यूअर कॉन्सेप्ट है एंड वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल साबित हो रहा है कोरोना के पेशेंट्स में। सो आज का हमारा मोटिव यही है कि रोटरी क्लब ऑफ अहमदाबाद वासना एंड रोटरी क्लब ऑफ अहमदाबाद वासना ने ये इनिशिएटिव लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लाज्मा थेरेपी के बारे में अवेयर हो और लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस है रिलेटेड टू प्लाज्मा थेरेपी एंड कई लोगों को बहुत सारे डर भी है। सो आज का हमारा मेन मोटिव यही है कि हम ये जो प्लाज्मा थेरेपी का डर है और जो सारे क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने का ट्राई करें। इसके लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर मोना देसाई, जो कि अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। शी इज़ ऑल्सो द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल मेडिकल एसोसिएशन ऑफ वुमेन्स विंग and she has been working as a pediatrician since last 30 years. So it's my privilege and I am feeling very proud to welcome her to this session. I welcome you Dr. Mona Desai and I am very grateful कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए और फेलो रोटरैक्टर्स के लिए टाइम निकाला to spread the awareness. Thank you very much and thank you so much. Yes ma'am. So there are so many questions regarding plasma therapy. तो पहला क्वेश्चन तो ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है और कैसे वर्क करता है ये, क्योंकि ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है। तो बहुत सारे लोगों को एज अ मेडिकल पर्सन वी नो कि प्लाज्मा थेरेपी कैसे वर्क करता है, बट काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि ये एग्जैक्टली है क्या। ओके, हम लोग उसकी इफ़ यू रियली वांट टू नो व्हाट इज़ प्लाज्मा थेरेपी, तो हम पहले तो उसका जो जड़ है, उसकी ओरिजिन है, वहाँ तक जाएंगे। आप सबको मालूम है कि कोविड-19 का इन्फेक्शन शुरू हुआ वुहान कंट्री चाइना से, उसके बाद इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग पूरे विश्व में। हमारा इंडिया सबसे पहला नहीं था। वुहान में ये जो महामारी थी वो शुरू हो गई थी दिसंबर एंड से और हमारे यहाँ उसकी शुरुआत हुई सबसे पहले इन मार्च। तो उसके बीच में 3 महीने हो गए जहाँ ये महामारी और कंट्रीज में भी फैलने लगी और हमारे नसीब से यूएस एंड यूरोप जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ हमसे पहले ये महामारी आ गई। तो उन लोगों ने उसके इलाज शुरू कर दिए थे एंड दे रियलाइज्ड कि ये जो प्लाज्मा थेरेपी है इट इज़ वर्किंग ओवर देयर। तो जब हमारे पास हमारे इंडिया में ये कोविड-19 का इन्फेक्शन आया तो हमारे डॉक्टर्स इनिशियली ये कोविड-19 जो कोरोना वायरस है वो हम सबके लिए बहुत नया वायरस था। हम लोगों ने कभी ये वायरस का नाम भी नहीं सुना था और ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से इन्फेक्शन करता है, वो भी किसी को मालूम नहीं था। सो इट वाज लाइक ट्रायल एंड एरर फॉर एवरीवन और हमारी गवर्नमेंट भी रेडी थी, लेकिन इतनी महामारी के लिए कोई भी रेडी नहीं था। ना तबीब आलम रेडी था, ना गवर्नमेंट रेडी थी। सो पहले 1-1.5 महीना इट वाज अ कैओस। वो आप लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन हमें मालूम है कि हम लोगों की क्या हालत हो रही थी, बिकॉज एवरी डे नए म्यूटेशंस होते थे कोरोना वायरस के और उसके ट्रीटमेंट में ट्रायल और एरर चल रहा था। तब हम लोगों ने वेस्टर्न कंट्रीज में जो हमारे कलीग्स थे, हमारे सीनियर कलीग्स वहां थे, उनसे हम लोगों ने पूछा कि भाई आप लोग किस तरह से ये महामारी का इलाज करते हो। तब ये एक नाम आया प्लाज्मा थेरेपी का और then we studied about this plasma therapy and that concept was taken by India also. तो हमारे इंडिया में भी हम लोगों ने ये थेरेपी शुरू की है। Now पहले ये थेरेपी क्या है वो समझाने से पहले मुझे एक चीज़ आपको बतानी है कि ये थेरेपी कोई रामबाण नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको प्लाज्मा दे दिया तो वो आदमी बचने ही वाला है। नो, इट इज़ वन ऑफ द ट्रीटमेंट एंड अगर सही समय पे दिया गया तो वो हेल्प करती है, राइट, टू हेल्प द पेशेंट कम आउट ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन। नाउ एग्जैक्टली व्हाट इज प्लाज्मा थेरेपी?
ना जो हम एक आदमी को लें, उसको कोविड-19 का इन्फेक्शन लग गया। ना आप लोगों को ये भी मालूम है कि हमारे यहाँ जो वायरस होता है वो एंटीजन होता है। जब हमारे शरीर के अंदर वो प्रवेश करता है तो एंटीबॉडी फॉर्म होते हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज होते हैं वो एंटीजन के साथ लड़ते हैं और हमारी इम्यून सिस्टम है वो ये वायरस को हराती है। जो आदमी इसको हरा सकता है वो बच जाता है, और जहां वायरल लोड ज्यादा होता है और वो उस आदमी या औरत का इम्यून सिस्टम अगर वीक हो और एंटीबॉडीज इतने प्रोड्यूस ना हो कि वो वायरस को लड़ सके, उससे लड़ सके और उसको हरा सके, तो वो आदमी ये जो बोलते हैं कि फाइट है वो लूज कर लेता है एंड ही और शी डाइज। तो ये जो एंटीबॉडीज आपके शरीर में बन गए वो आपके खून में फैल रहे हैं। तो ये जो प्लाज्मा जब हम लेते हैं, हम वो ही प्लाज्मा लेते हैं जो एक बार आदमी कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो गया हो और फिर वो नेगेटिव हो गया हो, उसके सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए हो, और उसके बाद जब उसके शरीर में ये एंटीबॉडीज फॉर्म हो गए हैं तो वो हम जब प्लाज्मा वो आदमी का लेते हैं तो ये एंटीबॉडीज हम लोग जो दूसरे इन्फेक्टेड पेशेंट है उनको देते हैं। तो वो पेशेंट को रेडीमेड एंटीबॉडीज मिल जाते हैं जो उनके शरीर में, नेक्स्ट पेशेंट के शरीर में वो फाइट करता है और पेशेंट को बचाता है। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्लाज्मा थेरेपी। यस मैम, वेरी वेल सेड। तो मैम जो हम प्लाज्मा थेरेपी देते हैं, डोनेट करते हैं, जैसे कि आपने बोला कि कोविड पहले जिसको हो चुका हो वही डोनेट कर सकता है, तो डोनेट करने में और जो रेसिपिएंट होता है उन दोनों के पहले कोई प्री टेस्ट होते हैं बिफोर डोनेटिंग प्लाज्मा? यस, देयर इज अ लिस्ट ऑफ रिक्विजिट्स जो हमें लेने पड़ते हैं। पहले तो एज, जो आदमी या औरत 15 इयर्स और 65 इयर्स के बीच के हो उनका ही प्लाज्मा लिया जाता है, राइट? सो दिस इज द एज लिमिट। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम बात करते हैं ब्लड बैंक में तो वो लोग कहते हैं कि हम यूजुअली 60 प्लस के प्लाज्माज नहीं लेते हैं, 60 इयर्स प्लस हो उनके प्लाज्माज नहीं लेते हैं। लेकिन जो बुक्स के अंदर दिया है द एज लिमिट इज 15 to 65 इयर्स। सेकेंड इज कि अगर आपको कोविड का इन्फेक्शन हो गया है, कोविड-19 वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, कोरोना वायरस का, उसके बाद आप नेगेटिव हो गए हो तो उसके 28 डेज बाद ही आप प्लाज्मा दे सकते हो। ओके, वो जरूरी नहीं है कि आपको कोई सिम्टम्स हो। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ ना हो, हल्का सा शरीर में दर्द हो या हल्का सा बुखार हो या खांसी आई हो, लेकिन जब हम टेस्ट कराते हैं तो हमारे अंदर RT-PCR पॉजिटिव आया हो, या तो एंटीबॉडी टेस्ट करवाया हो तो एंटीबॉडीज पॉजिटिव है, या तो अभी जो नया रैपिड टेस्टिंग हो रहा है एंटीजन का, तो आप में एंटीजन है, पॉजिटिव आ गया, तो लेकिन आपको कुछ भी नहीं हो रहा है तो फाइन। अगर आपके अंदर एंटीजन है और उसके 28 डेज के बाद आप ये प्लाज्मा दे सकते हो। सो दैट इज द सेकेंड रिक्विजिट। थर्ड इज कि अगर आप एडमिट हो गए हो, आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, तो आपको जो सेकेंड टेस्टिंग होता है, एक बार जो फर्स्ट RT-PCR आपका पॉजिटिव आया उसके बाद 17 डेज के बाद सेकेंड RT-PCR होता है। अगर वो नेगेटिव आया आपका तो उसके 15 डेज के बाद ही आप ये प्लाज्मा दे सकते हो, राइट? सो दीज आर सर्टेन क्राइटेरियाज। थर्ड, नलीपैरस विमेन, नलीपैरस माने वही औरत या फीमेल प्लाज्मा दे सकती है जिनको कोई बच्चे नहीं हुए हैं। यूजुअली जिनको बच्चे हो गए हैं लाइक 1, 2, 3, 4 उनका प्लाज्मा नहीं लेते हैं। सो दे से दैट नलीपैरस विमेन का ही प्लाज्मा लेते हैं। थर्ड इज आपका हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम परसेंटेज के ऊपर होना चाहिए। सो आपको जैसे एनीमिक आप नहीं होने चाहिए। थर्ड, आपको अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी है लेकिन आप दवाई लेते हो और आपका ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की बीमारी है और आपका ब्लड प्रेशर दवाई से नियंत्रण में है, तो आप प्लाज्मा दे सकते हो। अगर आपको डायबिटीज है, हमारे यहाँ सब लोग सोचते हैं मुझे प्रेशर है, मुझे डायबिटीज है, मैं प्लाज्मा नहीं दे सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको डायबिटीज है और दवाई से, अगर ओरल दवाइयों से आपका डायबिटीज या शुगर नियंत्रण में है तो आप प्लाज्मा दे सकते हो। थर्ड, अगर आप इंजेक्टेबल इंसुलिन लेते हो
कई लोग ऐसे हैं जिनको ओरल दवाइयों से डायबिटीज का नियंत्रण नहीं होता है, तो उनको इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, इंजेक्टेबल इंसुलिन लेने पड़ते हैं। कई लोग जुवेनाइल डायबिटीज के शिकार होते हैं, मानो छुटपन से उनको डायबिटीज की बीमारी होती है, कंजेनिटल डायबिटीज भी से, तो उनको तो कंपलसरी इंसुलिन लेने पड़ते हैं इंजेक्शन के रूप में, तो वो लोग ये प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते। सो अगर ओरल डायबिटिक थेरेपी पे हो और आपका शुगर नियंत्रण में है तो आप प्लाज्मा दे सकते हो। आप इंजेक्टेबल इंसुलिन ले रहे हो तो आप प्लाज्मा दे नहीं सकते। सो दिस आर द थिंग्स। थर्ड, हमारे यहाँ अभी भी लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं पान मसाला खाता हूँ, मैं तंबाकू लेता हूँ, मुझे हार्ट की बीमारी है, मैं वो हार्ट की कोई स्टैटिन की टैबलेट्स ले रहा हूँ, तो नो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक ही है कि अगर आप एस्पिरिन टैबलेट ले रहे हो जो क्लॉटिंग करती है ब्लड का, तो आपको प्लाज्मा अगर देना है तो डॉक्टर की सलाह लेके आपका जो ब्लड टेस्ट होता है उसका क्लॉटिंग टाइम का चेकअप होता है, उसके बाद शायद 1 या 2 दिन आपको एस्पिरिन स्टॉप करना पड़े, लेकिन दैट इज ऑल विथ एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर, तो आप ब्लड दे सकते हो। सो ये सब रिक्विजिट्स है आपको प्लाज्मा देने के लिए। नाउ थर्ड थिंग इज कि अगर आप गए प्लाज्मा लेने के लिए तो हर एक आदमी या औरत का प्लाज्मा नहीं लिया जाता है। जब आप प्लाज्मा लेने जाओगे आपका एंटीबॉडी टेस्टिंग होगा और आपके शरीर में कितने एंटीबॉडीज हैं, आपके ब्लड में एंटीबॉडी टाइटर अगर अच्छा है तो ही आपका प्लाज्मा लिया जाएगा। लेकिन अगर आपका एंटीबॉडी टाइटर 1 या 1 से लेस है तो आपका प्लाज्मा लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका जो प्लाज्मा है वो दूसरे आदमी को कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। सो दीज आर द प्रीरिक्विजिट्स जब आप प्लाज्मा देने जा रहे हो। यस मैम। मैम एक और क्वेश्चन ऐसा है कि आपने बोला कि कोई भी कोविड पेशेंट हो वो प्लाज्मा थेरेपी रिसीव कर सकता है, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन है हाँ. कि इसके बीच अगर कब प्लाज्मा थेरेपी देनी चाहिए? यस। नाउ सी प्लाज्मा थेरेपी जैसे कोई भी इंजेक्शंस है, अभी हम लोग बहुत नाम सुन रहे हैं, न्यूज़पेपर में आ रहा है कि टॉसिलीजुमैब, रेमडेसिविर, सब लोग को नाम आ गया है, डेक्सोना, स्टेरॉइड, एवरीबडी नोज द नेम्स। और हम लोग जैसे किसी को भी कोविड होता है, कोई बोलता है कि एडमिट हो गया, तो हम लोग बोलेंगे डॉक्टर ये टॉसी दे दो, ये रेमडेसिविर दे दो। ऐसा नहीं है। ये सब चीजें सब हर एक टाइम पे यूज नहीं करनी चाहिए, और जो बोलते हैं कि जब जरूरत हो तब उसका उपयोग किया जाए, तभी उसकी हमें मैक्सिमम एडवांटेज मिलता है। तो ये जो प्लाज्मा थेरेपी है ये हम लोग तभी देते हैं जब पेशेंट अर्ली स्टेज में हो, ऑक्सीजन पे हो, और हमें लग रहा है कि अभी उसका वायरल लोड बढ़ रहा है और ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उनकी इम्यूनिटी कम पड़ रही है और ही इज गोइंग और शी इज गोइंग वर्स्ट। अगर एक बार वो वेंटिलेटर पे चढ़ गया या बाईपैप पे हो गया, उसके बाद अगर प्लाज्मा थेरेपी दी जाती है तो उसका कोई असर नहीं होता है। इसलिए प्लाज्मा थेरेपी इज अ थेरेपी विच शुड बी गिवन एट एन अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज माने ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ बुखार आ गया है, आपको सिर्फ थोड़ी हल्की सी खांसी है और आप प्लाज्मा लेके बैठ जाओ, नो, तब भी उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आप ऑक्सीजन पे हो, आपके ऑक्सीजन सैचुरेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, आपको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत हो रही है, और जब आपका एंटीबॉडी टाइटर वहां हॉस्पिटल में होता है तो आपका एंटीबॉडी टाइटर इज लेस देन 1, माने बहुत कम एंटीबॉडीज आपके अंदर है, तब अगर ऐसे आदमी का प्लाज्मा लिया जाए जिसका एंटीबॉडी टाइटर आपके एंटीबॉडी टाइटर से या तो डबल हो या मोर देन डबल हो, तो डेफिनेटली वो आपको असर करेगा एंड इट विल हेल्प यू टू फाइट कोरोना वायरस। इसलिए ऐसा मैंने जो पहले स्टार्टिंग में कहा था कि ऐसा नहीं है कि प्लाज्मा थेरेपी एक बार दे दी माने it is a miracle. No, it is not a miracle, but ये एक असिस्टेंस है ट्रीटमेंट के लिए जो हमें डेफिनेटली हेल्प करता है। और इसीलिए हम लोग आप सबको विनती करते हैं, अपील करते हैं कि जिन लोगों को कोविड-19 का इन्फेक्शन हो गया है, आप एटलीस्ट अपना नाम
प्लाज्मा डोनर के नाम में रखवा दो, क्योंकि जब आपके ग्रुप के प्लाज्मा का जरूरत पड़ेगी तो डॉक्टर कैन कांटेक्ट यू एंड आप जाके वो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हो और किसी को आप जीवन दान दे सकते हो। आई थिंक इससे बड़ा दान कोई हो ही नहीं सकता है कि आपके थोड़े खून से आप किसी को एक नया जीवन दे सको। और जब आपने ये कोरोना वायरस को फाइट किया है, आपको मालूम है कि ये बीमारी कैसी घातक है, और अगर आप उसमें से निकल गए हैं तो आई एम श्योर आपको चाहिए कि आप दूसरे किसी को भी, आपके जो भाई बहन है, बंधु है, उनको भी आप उसमें से निकालेंगे। सो आई थिंक इट इज द मोस्ट जेनरस डोनेशन आप कर सकते हो आपका प्लाज्मा देके। यस मैम, एक और क्वेश्चन है, जैसे हम प्लाज्मा थेरेपी पेशेंट्स को देते हैं तो सिर्फ अकेली प्लाज्मा थेरेपी ही देते हैं या साथ में ड्रग्स जो होती है वो चालू होती है? सी एवरी ट्रीटमेंट, हर एक मेडिसिन और प्लाज्मा उसकी इफेक्ट अलग अलग होती है। जैसे मैं आपको समझाऊं कि प्लाज्मा ओनली गिव्स एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज माने वो लड़ने का एक सैन्य देता है आपके शरीर में। नाउ रेमडेसिविर, व्हाट इज रेमडेसिविर? इट इज एन एंटीवायरल ड्रग। तो आपके अगर बॉडी में वायरल लोड ज्यादा है तो ये रेमडेसिविर, ये जो इंजेक्शन है वो आपका वायरल लोड कम करेगा, वो वायरस की मात्रा आपके शरीर में कम करेगी, तो उसका रोल अलग है। प्लाज्मा कैन नॉट डू दैट। प्लाज्मा सिर्फ फाइट करेगा, वायरल लोड आपको कम करना है तो आपको रेमडेसिविर ही देना पड़ेगा। एंड व्हाट इज टोसिलिजुमैब? टोसिलिजुमैब इज एन एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी सप्रेसिव ड्रग। वो क्या करता है कि बॉडी के अंदर जब पेशेंट वेंटिलेशन पे चला जाता है और फिर भी उसके सांस लेने में, यू ऑल नो कि कोरोना वायरस इज अ रेस्पिरेटरी वायरस, माने वो सिर्फ रेस्पिरेटरी जो हमारी ट्रैक्ट है, जो सांस लेने की जो पूरी सिस्टम है उसमें ही वो पलता बढ़ता है, बराबर। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आप अगर फ्रूट्स लेके रखे घर में या वेजिटेबल्स लाके रखे तो उसके अंदर कोरोना वायरस बड़ा नहीं होने वाला है, या आपके टेबल पे कोई छू गया तो वहां कोरोना वायरस मल्टीप्लाई नहीं होने वाला है। कोरोना वायरस तभी मल्टीप्लाई होगा जब वहां आपका हाथ लगा और आपने आपके हाथ को आंख, नाक या मुंह को लगाया और आपके शरीर के अंदर गया, तो वो आपके सिस्टम के अंदर मल्टीप्लाई होगा, राइट। सो व्हाट डज टोसिलिजुमैब डू? वो ये जो अंदर वायरस गया है उसके सामने लड़ने के लिए हमारे अंदर जो इम्यून सेल्स है वो शुरू हो जाते हैं और वो फाइट करते हैं। तो सांस नली में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से सांस नली की सूजन आती है, और वो सूजन की वजह से सांस लेने में और दिक्कत होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ये टोसिलिजुमैब, ये जो इन्फेक्शन है जिसको सप्रेस करता है, एंटीजन एंटीबॉडी को जो रिएक्शन है उसको सप्रेस करके उसकी सूजन कम करता है, बराबर। तो प्लाज्मा थेरेपी और टोसिलिजुमैब आर ऑपोजिट्स, उनको साथ में नहीं दे सकते हो। लेकिन टोसिलिजुमैब कैन ओनली बी गिवन व्हेन देयर इज अ साइटोक्रोम स्ट्रोक, माने वो साइटोक्रोम हम लोग जो बोलते हैं साइटोकाइनिन स्टॉर्म, वो डॉक्टरों की भाषा है, आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं है। बस आप लोगों को एक ही अपील है कि आप डॉक्टरों को मत सिखाइए कब क्या देना है। हमारे यहाँ आजकल ये हो गया है कि सबको नाम आ गए हैं, सब गूगल डॉक्टर्स बन गए हैं, तो आप लोग कुछ भी होता है तो आप डॉक्टर को एडवाइस करते हो कि आप ये क्यों नहीं देते हो। प्लीज डोंट डू दैट, लेट द डॉक्टर डू देयर जॉब। और इसलिए प्लाज्मा थेरेपी बहुत अर्ली स्टेज में हम लोग देते हैं, वाइल ये जो बाकी की इंजेक्शंस है दे आर गिवन एट अ लिटिल लेटर स्टेज। यस मैम। सो ये जो प्लाज्मा थेरेपी है उसका ट्रीटमेंट टाइम क्या रहता है, और ऐसा होता है कि लाइक एक से ज्यादा साइकिल्स देनी पड़ती है? Yes, see, it all depends on the antibody titer in your body. Okay. अभी एक बार आपको एक प्लाज्मा दे दिया, फिर उनका फिर से एंटीबॉडी टाइटर होता है, माने आपके शरीर के अंदर कितने एंटीबॉडीज रहे हैं, अगर वो फिर से अगर कम है और आपको उसको भी ज्यादा करना है, देन यू नीड अनदर प्लाज्मा फॉरेसिस। ओके। प्लाज्मा कैसे देते हैं, वो ब्लड की तरह नहीं चढ़ता है, देयर इज अ मशीन, जैसे डायलिसिस होता है ऐसे ही प्लाज्मा फॉरेसिस होता है, मान के आपका शरीर का प्लाज्मा निकल के ये प्लाज्मा अंदर जाता है। सो इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। वो ब्लड के जैसे ब्लड चढ़ा देते हैं इतना इजी नहीं है, इसलिए दिस इज टू बी डन। ये जो प्रोसीजर है पूरी प्लाज्मा फॉरेसिस की, उसमें एंटीसेप्टिक प्रिकॉशंस लेते हैं,
बहुत ध्यान से देना पड़ता है, एंड दिस इज अ वेरी, आई वुड से, अ सीरियस प्रोसीजर। इसलिए हर एक को नहीं दे सकते, हाँ, और हर एक जगह पे नहीं हो सकता है, बराबर। सो इट ऑल डिपेंड्स कि एक आदमी को कितनी प्लाज्मा फेरेसिस के साइकिल देने हैं, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन्स एंटीबॉडी टाइटर। और हर एक प्लाज्मा डोनेशन के बाद एक साइकिल खत्म होती है, फिर उनका टाइटर होता है। अगर इनफ है तो हम दूसरा नहीं देते, नहीं है तो वी रिपीट इट। तो मैम, जैसे कि आपने बताया कि कोरोना की इन्फेक्शन होने के बाद एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाता है, जो कि हम प्लाज्मा थेरेपी में डोनेट करते हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज़ बने होते हैं वो बॉडी में कितने टाइम तक रहते हैं? मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि एक बार कोरोना हो गया, एंटीबॉडीज़ बन गए, अब हमको कुछ नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो कितने हद तक सही है? राइट, इट वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन कि एक बार आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन लग जाता है तो आप निश्चिंत मत हो जाइए। आपके अंदर जो एंटीबॉडीज फॉर्म हुए हैं वो एंटीबॉडीज ज़्यादातर मैक्सिमम 2 महीने तक ही रहते हैं। हमारी इम्यूनिटी 2 तरह की होती है, एक होती है सेल इम्यूनिटी जो टी सेल से होती है। वो इम्यूनिटी ऐसी है कि वो लंबे समय तक आपके शरीर में रहेगी, लेकिन ये जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन की इम्यूनिटी है वो आपके शरीर में सिर्फ 2 महीने तक रहेगी। इसलिए अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरे अंदर जो ये कोरोना वायरस इन्फेक्शन का, जो कोरोना वायरस के सामने जो एंटीजन है उसका जो एंटीबॉडीज फॉर्म हुआ है वो मैं मेरे अंदर संभाल के रखूं और वो मुझे इन्फेक्शन से बचाएगा, तो दैट इज नॉट राइट। आफ्टर 2 मंथ्स वो साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि हर एक आदमी के शरीर में से ये एंटीबॉडीज कम हो जाते हैं और उसके बाद आपको फिर से कोरोना वायरस का इन्फेक्शन लगने का डर रहता है। इसलिए अगर ये 2 महीने में अगर हम किसी और को ये एंटीबॉडीज डोनेट करके उनका भला कर सके तो आई एम श्योर हमें ये चांस नहीं घुमाना चाहिए और हमें डेफिनेटली ये करना ही चाहिए। और आप सबको हमारी एक अपील है कि भले आपको एक बार इन्फेक्शन हो गया हो, फिर भी मास्क पहन के घूमिए, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करिए और सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। मैम, बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि प्लाज्मा डोनेशन इज जस्ट लाइक ब्लड डोनेशन, तो उनको ये बताने की जरूरत है कि द प्रोसेस इज होल डिफरेंट, इट इज वेरी डिफरेंट। उनको कोई बॉटल में चढ़ा के प्लाज्मा नहीं देते, मैंने अभी आपको बताया। आई डोंट नो आप लोगों ने डायलिसिस किसी को होते देखा है कि नहीं देखा है। उसी तरह से प्लाज्मा होता है, कैन्यूलाज डालते हैं शरीर के नस के अंदर और आपका खून निकाल के, जिस आदमी को प्लाज्मा देना होता है उनका खून निकाल के, उनके सेल्स वॉश करके, उनका प्लाज्मा डिस्कार्ड करके जिस आदमी का प्लाज्मा देते हैं उसके अंदर वो सेल्स मिक्स करके उसको डालते। मैंने बोलने में बहुत ईजी है, बट व्हेन इट इज डन इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर एंड इट नीड्स थरो एक्सपर्टाइज। इसलिए हर एक जगह पे हर एक लोग ये नहीं कर सकते। यू नीड अ प्रॉपर सेटअप फॉर प्लाज्मा फेरेसिस। मैम, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है प्लाज्मा थेरेपी? प्लाज्मा में एज सच देयर आर नो रिस्क फैक्टर्स, बिकॉज जब प्लाज्मा देते हैं उसके पहले ब्लड ग्रुप मैचिंग एंड एवरीथिंग इज बीन डन वेरी नाइसली ओवर हियर। तो मेजर रिस्क फैक्टर्स कुछ नहीं है, ओनली थिंग इज इनकम्पेटिबिलिटी। बट मैंने कहा कि बिफोर गिविंग इट दे टेक अटमोस्ट प्रिकॉशंस के जो ग्रुप है वो माइनर मेजर सब ग्रुप्स उसके मैच होके फिर ही वो प्लाज्मा दिया जाता है। मैम, ज़्यादातर जो कोरोना के पेशेंट है दे आर लाइक डायबिटिक और हाइपरटेंसिव, तो प्लाज्मा थेरेपी वो सारे पेशेंट में सेम तरह से वर्क करता है? यस, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू कि अगर आपका ये नियंत्रण में है रोग, जो भी आपको जो भी रोग है वो नियंत्रण में है, ऑफ कोर्स इफ यू हैव सम इन्फेक्टिव डिजीज आप प्लाज्मा नहीं दे सकते हो। इन्फेक्टिव डिजीज उसका मतलब कि आपको कोई जगह पे ऐसा चेप लगा हुआ है शरीर के अंदर, आपके ब्लड में आपके वाइट काउंट्स ज़्यादा है और आपको यूरिन इन्फेक्शन है या आपको उस वक्त सर्दी खांसी है या और कोई भी बीमारी है जहाँ कोई स्किन इन्फेक्शन है और आपके शरीर में अगर चेप लगा है तो प्लीज़ डोंट गिव। कई लोग ऐसे आते हैं जिनको यूरिन का फंगस इन्फेक्शन है तो यू कैन नॉट गिव दोज, उनको प्लाज्मा नहीं देना चाहिए बिकॉज वो इन्फेक्शन आप वो जो जो रिसिपिएंट है उनको दे दोगे, तो दैट इज़ अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके रोग सब नियंत्रण में है तो आप
डेफिनेटली प्लाज्मा दे सकते हो, क्योंकि आपके सेल्स पूरे निकाल के ओनली द प्लाज्मा इज गिवन, ओनली द एंटीबॉडीज आर गिवन इनसाइड, सो इट इज़ क्वाइट सेफ इन अ वे. और हमारे यहाँ देर आर 4 सेंटर्स वेयर ये डोनेशन लिया जाता है, कलेक्ट किया जाता है प्लाज्मा बैंक्स है अभी, और दे आर, वन इज़ इन सिविल हॉस्पिटल ब्लड बैंक, दैट इज़ जो असारवा सिविल हॉस्पिटल है वहाँ जो ब्लड बैंक है वहाँ प्लाज्मा डोनेशन किया जाता है. सेकेंड इज़ SVP में होता है. SVP यू नो इज़ NHL माने VS के बाजू में जो नई हॉस्पिटल बनी है उसके ब्लड बैंक में अभी वहाँ भी प्लाज्मा कलेक्ट किया जाता है. थर्ड इज़ रेड क्रॉस जो पालडी में है, वहाँ ये जो प्लाज्मा है उसका भी बैंक है. एंड फोर्थ इज़ प्रथमा ब्लड बैंक. सो ये 4 जगह पे अहमदाबाद में ये प्लाज्मा डोनेशन लिया जाता है. उसकी प्लाज्मा की बैंक है, तो किसी को भी ज़रूरत हो तो वहाँ से हम लेके पेशेंट को दे सकते हैं. बहुत सारे लोग मैम डरते हैं प्लाज्मा थेरेपी से, तो आपने अभी इतने टाइम से इस फील्ड में वर्क किया है, तो कितना सक्सेस रेशियो है प्लाज्मा थेरेपी का? टू बी वेरी फ्रैंक, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उतना सक्सेस रेशियो नहीं है, क्योंकि इनिशियली एज आई टोल्ड यू कि हमारे जो डॉक्टर्स थे वो ट्रायल कर रहे थे एंड दे नेवर न्यू विच इज़ द राइट टाइम टू गिव प्लाज्मा थेरेपी. लेकिन अभी हमारे प्रोटोकॉल्स बहुत अच्छी तरह से सेट हो गए हैं. सिंस 1.5 months प्रोटोकॉल्स आर सेट, और अभी हमें प्लाज्मा थेरेपी से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं इफ़ गिवन एट द राइट टाइम. लेकिन प्रॉब्लम एक ही है हमारे, कि हम लोग अभी इतने कोविड-19 इन्फेक्शन से डर गए, कोरोना वायरस से डर गए हैं कि आप लोग को जब शुरुआत के चिन्ह होते तब आप तबीब के पास नहीं जाते हो, डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, खूब अपने आप ही ओवर द काउंटर एजिथ्रोसिन ले लेते हो, डोलो 650 ले लेते हो, पता नहीं यू आर बिकम डॉक्टर्स. और आप लोग ये नहीं समझते हो कि ये जो सेल्फ ड्रगिंग आप कर रहे हो वो आपके लिए ही घातक होगा. और जब आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तब आप डॉक्टर के पास जाते हो एंड देन इट इज़ वेरी लेट, और बहुत लेट स्टेज पे ये प्लाज्मा थेरेपी वर्क नहीं करती है. सो हमारी आपसे अपील है कि शुरुआत के चिन्ह हो, डरो मत. कोरोना वायरस एज सच का मोर्टालिटी रेट माने मृत्यु का जो परसेंटेज है इज जस्ट 1 to 2%, बराबर. उसमें आप लोग नहीं मर जाओगे. आप अर्ली स्टेज में आए तो इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है, लेकिन अगर आप लेट स्टेज में आओगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा. सो द कैच इज कम एट अर अर्ली स्टेज, और उसमें अगर आपको शुरुआत के उसमें जो अगर एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत है ये इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए, अगर आप में इम्यूनिटी कम है तो हम ये प्लाज्मा थेरेपी से आपकी इम्यूनिटी डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं एंड वी कैन फाइट कोविड-19 इन्फेक्शन. यस मैम, लास्ट क्वेश्चन यही है कि हाउ टू स्प्रेड अवेयरनेस. कोविड के सारे पेशेंट्स मेजोरिटी, अब आप जैसे बोला कि रिकवर हो जाते हैं, मॉर्टालिटी रेट इज़ ऑल्सो वेरी लो, तो लोग बहुत डर रहे हैं प्लाज्मा डोनेट करने से. उनके दिमाग में एक डर है कि पता नहीं वो क्या डर है, पर बस हमारा आज का ये सेशन की इसी के ऊपर है कि लोग अवेयर हो, डरने की ज़रूरत नहीं है. अगर वो डोनेट करेंगे तो हमारे यहाँ पे रिकवरी रेट और बढ़ेगा. तो मैम आप कैसे अपील करोगे कि अगर हम स्टैटिस्टिक्सली देखें तो सपोज हमारे यहाँ 25,000 अभी तक कोरोना वायरस के इन्फेक्शन हो गए हैं हमारे गुजरात में, ओके. तो उसमें आप देखोगे हमारे पास सिर्फ 250 लोग आए हैं, वो तो मैं हायर साइड कहती हूँ. आप समझो कितना हुआ, इट इज़ लेस देन 0.1%, इट इज़ सो लेस. इतने लोग ही प्लाज्मा डोनेट करने आ रहे हैं. क्यों हम लोग इतने कंजूस हैं? ऐसा नहीं है कि आपको कोविड-19 का इन्फेक्शन हो गया है, आप महीने के बाद आके आपका प्लाज्मा डोनेट करो, आपको कोई वीकनेस नहीं आने वाली है. ऐसा मत सोचो कि मैं ये प्लाज्मा दे दूंगा मेरे एंटीबॉडीज चले जाएंगे फिर मैं कैसे लड़ूंगा. नो, आपके बॉडी में हर रोज नए एंटीबॉडीज बनते हैं. जैसे आप ब्लड डोनेट करते हो, हम लोग बोलते हैं, हमारे अभी भी लोग ब्लड डोनेट करने में डर रहे हैं. ब्लड आप डोनेट करोगे आपके बॉडी में उससे बढ़िया अच्छा ब्लड बनेगा. सेम वे अगर आप प्लाज्मा डोनेट करने वाले हो, आपके यहाँ नया एंटीबॉडी अपने आप बनने वाला है एंड दैट्स गोइंग टू बी मोर स्ट्रॉन्गर, बराबर. तो आप प्लीज मत डरो प्लाज्मा डोनेट करने के लिए, और आप भगवान का शुक्रिया करो कि आप बच गए हो.
तो क्या आप नहीं समझो ऐसा प्रे करोगे कि और लोग भी बच जाए? और अगर आपके एक थोड़े खून देने की वजह से अगर किसी की जान बच जाती है, तो आई थिंक इट इज़ द बेस्ट डोनेशन इन द वर्ल्ड। आप पैसे का दान करते हो मंदिर में या देरासर या मस्जिद में, कहीं भी जाके पैसे देते हो, उससे अच्छा तो ये है कि दिस इज फ्री एंड आई थिंक इट इज़ मोर लाइफ सेविंग देन एनीथिंग एल्स। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड आई होप जो डॉक्टर मोना देसाई ने कहा है उससे आप इंस्पायर होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मा डोनेट करने की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप रिकवर हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है प्लाज्मा डोनेट की। सो वी अपील कि प्लीज़ आप डोनेट करें, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको डोनेट करना हो तो हम हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे फ़ोन नंबर दे देंगे, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हो या फिर आप डॉक्टर मोना देसाई को भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।